देखना आगे नमस्कार मित्रों, कोरोना के संक्रमण काल में आज आपसे बातचीत करने का अवसर मिला है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कोरोना के संक्रमण काल में सरकार में मंत्री और सरकार का प्रवक्ता होने के नाते आपसे कई बार इस प्रकार फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरी बातचीत हुई है। आपके अनेक बहुमूल्य सुझाव भी आए और उन सुझाव के आधार पर उस समय में सरकार में रहते हुए बातचीत करके उसका समाधान भी कराया। लेकिन आज केंद्रीय नेतृत्व ने एक जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का अवसर दिया है। आज अध्यक्ष होने के नाते और कोरोना का जो सेकंड वेव आया, इन सेकंड वेव आने के बाद संगठन के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे जो संगठन है वो सेवा को माध्यम बनाकर, सेवाई संगठन पार्ट 1 हमने उस समय चलाया था, सेवाई संगठन पार्ट 2 हम अब चलाएं। और मैंने तत्काल एकदम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, अपने महामंत्रियों से बातचीत करके, और मैंने सारे विषय को रखते हुए कहा कि हम किस प्रकार से समाज के बीच में जाकर काम कर सकते हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने प्रारंभ से ही अपने प्रदेश कार्यालय को अपना कंट्रोल रूम बनाते हुए और प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम बनाकर और सेवा का काम प्रारंभ किया। आपको ये जानकर भी निश्चित रूप से यह बताते हुए मुझे बड़ा इस रूप में अच्छा लग रहा है कि इस 15 जो हमारे कंट्रोल रूम है, इनके माध्यम से अनेक ऐसे लोग जिनको कभी किसी चीज की आवश्यकता थी, जो समाज के बीच में जिनको बेड चाहिए था, जिनको ऑक्सीजन चाहिए थी, जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था, जिनको खाने की आवश्यकता थी या जिनको अन्य प्रकार की आवश्यकता थी, मित्रों हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके और इस प्रकार वो सेवा में लगे। वास्तव में एक बहुत बुरा दौर था जब कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर था। 10,000 के लगभग तक ये प्रत्येक दिन की संख्या पहुंच रही थी और कहीं ना कहीं इस प्रकार का परिस्थिति हम देख रहे थे। उन परिस्थितियों में हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह जूझ रहा, राजनीति से बहुत दूर, केवल एक ही मन में भाव था, एक ही संकल्प था, भाव था कि हम इस समाज सेवा को करते हुए और समाज के इन लोगों की सहायता कर पाए। संकल्प एक ही था कि हमारा राज्य किस प्रकार से इस कोरोना से जीते, किस प्रकार से कोरोना की इस लड़ाई में हम जीतते हुए आगे बढ़े। और आपको ये सूचना देते हुए भी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इन 14 जो हमारे सब कंट्रोल रूम थे और एक मुख्य कंट्रोल रूम था, हजारों की संख्या में कॉलें आए। अगर पिथौरागढ़ के दूर दराज से कहीं कॉल आई तो वहीं दूसरी ओर चमोली के स्थान से, उत्तरकाशी से, बागेश्वर चंपावत से, और अगर हम अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल की बात करें तो ऐसा कोई जिला नहीं था जिन जिलों से इस प्रकार की कॉल नहीं आ रही। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ उन सब लोगों के साथ खड़े होकर उनका दुख बांटने का प्रयास किया। मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं को जो हजारों की संख्या में लगे और उन्होंने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लगते लगते और ऐसे लोगों को साथ लेकर हॉस्पिटल जाना है, रात के 12 बजे हैं, अपनी गाड़ी निकाल कर ये परवाह नहीं की कि कोरोना संक्रमित है,
तत्काल लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तुरंत अपने कंट्रोल रूम से बातचीत करके रिक्वेस्ट किया, इतना बेड की व्यवस्था होगी, इतना आप इसको, जो पेशेंट है आप इसको इमरजेंसी में रख लीजिए। बेड की व्यवस्था होने में 2 घंटे 3 घंटे भी लगे तो इमरजेंसी में उसका पेशेंट के साथ उसी रूप में खड़े रहे। ये कार्यकर्ता भाव होता है। इस कार्यकर्ता भाव में कहीं आपको राजनीति इस रूप में नजर नहीं आएगी। आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो एक डेवलपिंग देश के रूप में हम जानते हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण काल जब पूरी दुनिया में आया, जितने हमारे डेवलप्ड कंट्री थे जो कहते थे कि हमारी स्वास्थ्य सेवा दुनिया की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना का संक्रमण काल जब उस देश में पूरी वेव के साथ गया, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई। पूरे देश के अंदर ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ कि वो भी पूरी दुनिया की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि ये संक्रमण काल आया है, हम इससे कैसे पार पाए। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के उन देशों की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाया, और केवल हाथ ही नहीं बढ़ाया, आवश्यकता के अनुरूप भारत जो कर सकता था, दवाई दे सकता था, अन्य सहायता कर सकता था, वो सारी सहायता करी, आप सब लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ भारत की जो हमारी पहली वेव आई थी, हमने पूरी तरीके से उस पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। लेकिन अचानक ही जब दूसरी वेव आई, और दूसरी वेव आने से पहले आपको जानकारी है कि हमने वैक्सीन बनाने वाले देशों की हम उस श्रृंखला में शामिल हो गए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मित्रों कि जो ऐसे लोग हैं, जो लोग को विश्वास नहीं था कि भारत भी इस प्रकार की वैक्सीन बना सकता है क्या, शायद उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने वही सवाल जवाब शुरू कर दिए जो सवाल जवाब वो सर्जिकल स्ट्राइक में कर रहे थे कि हमें सबूत चाहिए, जो सवाल जवाब वो अन्य प्रकार के जो मोदी जी के नेतृत्व में कार्य उन पर कर रहे थे। ये सवाल जवाब उन्होंने किया कि जो आपने वैक्सीन बनाई है, क्या ये सफल है, क्या इसका 3rd ट्रायल हो गया है। और जब कहा कि इसको पूरी तरीके से सफल भी है, ट्रायल भी हो गया है, इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है, तो उन लोगों को बड़ा आघात शायद लगा होगा, और उन्होंने सारे देश में एक वातावरण का निर्माण किया, और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मोदी जी ने वैक्सीन बनाई है, ये देश की जनता को खतरे में डालने वाली है, इसका 3rd ट्रायल नहीं हुआ, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। और उनके केंद्र शासित जो राज्य हैं, वहां तो उनके मंत्रियों ने क्या क्या नहीं कहा। अगर आप देखेंगे आज भी वो डोमेन में पड़ा हुआ है, आप देखेंगे निकाल कर, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने कैसे कैसे वक्तव्य दिए। लेकिन उन वक्तव्यों के बाद आपको पूरी जानकारी है कि भारत लगातार निरंतर वैक्सीन की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाता है। सेकेंड वेव आने के बाद जिस प्रकार तेजी के साथ आई, देश के हर एक राज्य, चाहे वो किसी भी सरकार, उन राज्यों में कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, और भारत सरकार ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ना प्रारंभ किया। मुझे यह कहते हुए कई बार कष्ट भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सत्ता में नहीं है, उन राज्यों में भी हमारे कार्यकर्ता उस सेवा भाव के साथ लगकर जनता के साथ खड़े, और वो सेवा भाव उसी रूप में है जो सेवा भाव उन राज्यों में है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा कहीं ना कहीं मन में कष्ट होता है कि हम अपने राज्य को यदि देखें और या देश के वातावरण में अन्य राजनीतिक दलों उन गतिविधियों को देखते तो मन में कष्ट हो। जनता के साथ खड़े होने के बजाय, सेवा भाव से उन लोगों को अपने गले लगाने की बजाय, उनकी सहायता करने के बजाय, उन लोगों को सवाल जवाब शुरू कर दिए। उन्होंने कहा भारत सरकार की वैक्सीन आपने विदेश में दे दी, हमारी वैक्सीन लाओ, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि जो वैक्सीन है उसका पहले ही पूरा शेड्यूल, किस महीने में कितनी बनेगी, किस राज्य को कितना आवंटन होगा, पहले किन को आवंटन होगा, किस रूप में आवंटन होगा, ये पहले ही एक पूरा का पूरा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा राज्यों को दिया गया। लेकिन
इन लोगों को तो आप जानते हैं, वैक्सीन बनी तो क्यों बनी, वैक्सीन अच्छी है कि खराब है इस पर प्रश्न चिन्ह। और जब वेव आई तो इन्होंने कहा वैक्सीन लाओ। और ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास इन लोगों ने किया, और जिससे जनता के मन में एक वातावरण बैठा कि आज ही सबको वैक्सीन चाहिए। आप जानते हैं हम 135 करोड़ का देश है, और अगर बच्चों की भी ट्रायल पूरी हो जाती है तब हमें लगभग 275 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें कुछ वैक्सीन ऐसी भी होगी जो वेस्टेज होगी, मोटा मोटा 300 करोड़ इस प्रकार वैक्सीन की आवश्यकता भारत को रहेगी। एक दिन में इतनी बड़ी वैक्सीन नहीं बन सकती। भारत सरकार ने तत्काल निर्णय लेकर और 12 कंपनी वैक्सीन बना रही है, इस प्रकार उनको तत्काल ऑर्डर दिए। वैक्सीन लगातार आ रही है, लेकिन ये लोग उसी राजनीति से आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो गई है। आज मैंने सारे जनपदों में पिछले 3 दिन से मैं अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहा हूं। ऐसा कोई सा जिला नहीं है जिस जिले में 45 से ऊपर की जो वैक्सीन लगी थी वो उपलब्ध ना हो। 18 से 45 का शेड्यूल बना हुआ है। वो शेड्यूल इस रूप में हम लोग लगातार जैसे वैक्सीन आएगी ऐसे ऐसे लगाते चले जाएंगे। आप सब लोग जानते हैं मित्रों कि आज इस प्रकार की राजनीति करना क्या वो उचित है? टूल किट जैसा निर्माण करके और उस पर राजनीति करना क्या उचित है? आस्था का केंद्र कुंभ, उस पर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाना, जहां पूरी राज्य सरकार ने तैयारी के साथ उस काम को किया था, क्या यह उचित है? खैर, हम लोगों ने जवाब दे, इससे पहले हिंदुस्तान भर के संत समाज खड़े होकर, और शायद इन लोगों को उन्होंने जवाब दिया है। मित्रों, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम के बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी के उन हजारों हजार कार्यकर्ता को जरूर कहना चाहूंगा कि आप वास्तव में एक पूरी ताकत के साथ लगने वाले वो साथी हैं जिन्होंने जनता के दुख दर्द में केवल भाग ही नहीं लिया, तो उसके समाधान के लिए दिन रात मेहनत की है। मैं युवा मोर्चे के लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, जब मैंने उनको कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं ब्लड की कमी ना पड़े, युवा मोर्चे के हजारों कार्यकर्ता इस काम में लग गए और हजारों यूनिट ब्लड डोनेट करके ऐसे हजारों लोगों की जान बचाने का काम उन्होंने किया। अभी प्लाज्मा इस प्रोटोकॉल से बाहर किया गया, वरना उस समय प्लाज्मा को लेकर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार का जो व्यवस्था है उसकी भी उन्होंने की। मास्क है, सैनिटाइजर है, या कहड़ा है, या क्षेत्र में किसी को भोजन नहीं मिला, या कच्चे राशन की किट है, या अन्य प्रकार की आवश्यकता है, इंजेक्शन है, बेड है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, या कहीं हॉस्पिटल भिजवाने के लिए एम्बुलेंस है, गाड़ी है, ये सारी चीजें हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ खड़ा होकर और इस प्रकार से समाज के लोगों की सेवा में जुट गया। दुख है कि कई राजनीतिक दल इस पर राजनीति करते रहे। वो केवल धरने, प्रदर्शन, पुतला दहन करना, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर और सवाल जवाब करना, क्या ये समय था? हम लोग मिलकर अगर कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या ये जनता को अच्छा नहीं लगेगा? क्या जनता हमारी परिवार नहीं है? हम ये लड़ाई कोरोना से लड़ रहे हैं, जनता के साथ नहीं लड़ रहे। मैं उन राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूं, आपकी लड़ाई कोरोना से लड़नी होनी चाहिए, जनता के साथ नहीं होनी चाहिए। आज आप सबको जिस प्रकार ये हजारों कार्यकर्ता खड़े होकर अपनी ताकत लगाकर और अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने सब जनता के साथ खड़े होकर उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आप भी आदेश करिए अपने कार्यकर्ता, आप भी कहिए अपने कार्यकर्ताओं को, आप लगिए, आप मेहनत करिए, आप उस समाज सेवा करिए। राजनीति बाद में हो जाएगी, आपको पुतला ही ध्यान करना है ना। आप जब ये कोरोना हार जाएगा, उत्तराखंड जीत जाएगा, भारत जीत जाएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप 1 नहीं 10 पुतले दहन कर, आप 1 नहीं 10 नहीं 50 पुतले दहन कर, हो जाएगी राजनीति। अरे चुनाव तो हमेशा आएंगे, लेकिन चुनाव को सामने रखकर हम इस प्रकार का व्यवहार करें जनता के साथ, ये उचित नहीं है। आज मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि मित्रों, जब हम
इस प्रकार का काम करते हैं राजनीतिक दल के रूप में, तो समाज सेवा स्वाभाविक तौर पर हमारी पार्टी का एक हिस्सा रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार वर्चुअल हमसे जुड़ते हुए और अनेक प्रकार के हमें दिशा निर्देश दिए। आने वाली 30 तारीख को हमारे 7 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें यह निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन का कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, केवल आपको सेवा के काम करने। हमारे सांसद हैं राज्य के, हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, सबको 2-2 गांव में जाने के आदेश किए गए हैं। हमारा कार्यकर्ता वो गांव में जाएगा, कोई सेवा का एक काम हाथ में लेकर काम करेगा। आप जाएंगे, आप एक काम हाथ में लेंगे, आप जो काम हमने बताए हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को हमने लगाया है, उस प्रकार से वो काम करेगा। हमने युवा मोर्चे को लगाया है 2000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके अपने हॉस्पिटल्स में, जहां ब्लड बैंक हो, जहां मेडिकल कॉलेज हो, वहां संपर्क करके तत्काल देना है। इस प्रकार से हमने तो अपने सारे कार्यक्रम इससे जोड़ने का, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने काम किया, हम उसके साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। आप मित्रों जानते हैं कि जब मैं अपने मोर्चों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, मुझे बताते हुए एक उदाहरण में जरूर देना चाहूंगा। एक परिवार में एक माताजी की डेथ हो गई, घर में कोई बालक नहीं था, घर में एक लड़की थी। उस समय वो पीक थे, उसने संपर्क हमारे महिला मोर्चे की नेत्री से किया। उस समय की स्थिति यदि शायद उन्होंने 2-3-4 फोन कहीं किए होंगे, लेकिन जब पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई और वो कार्यकर्ता हमारी महिला मोर्चे की घर से निकलकर और एम्बुलेंस में उस बॉडी को रखकर शमशान घाट जाकर उसका अंतिम संस्कार करवाने का काम किया। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जब काम करते तो निश्चित रूप से जो अंदर भाव होता है वो भाव निकल कर आता है। जब आज कोरोना का प्रभाव गांव की तरफ बढ़ा, हमने सारे मोर्चे कार्यकर्ताओं को गांव की तरफ कहा कि आप लगिए, कंट्रोल रूम से संपर्क करके जाइए। हमने महिला मोर्चे कम्युनिटी किचन चलाने की बात कही। हमने कहा कि आप स्वयं ही बनाइए मास्क और बांटिए। हमारी 20-20, 50-50 महिलाएं अपने घर से मशीन लाकर मास्क बनाने का काम कर रही हैं। सारा दिन, एक दिन मास्क बनाती है, दूसरे दिन उसको वितरण करती है। ये भाव समाज सेवा का है। सुबह के टाइम हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर डॉक्टर से संपर्क करके कितने मरीज 75 है, उनके लिए चाय की व्यवस्था करना, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करना, दोपहर का लंच करना, कहीं शाम का डिनर की व्यवस्था करना, लोगों को जाकर भोजन की व्यवस्था करना और कराना, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर उनके साथ खड़े होकर काम कराना, ये भाव होना चाहिए। आज कई बार हमारे जो मित्र होते हैं राजनीति में, वो एकदम 2 मिनट में कह देते हैं कुछ नहीं हुआ साहब, कहीं कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जब राज्य में 10,000 मरीज आ रहे थे, 10,000 मरीज हॉस्पिटल में थे, हो सकता है कि व्यवस्था एकदम अचानक इतनी बड़ी आपदा आने के बाद थोड़ी बहुत ही कम रह गई, लेकिन सरकार का भाव, काम करने का तरीका वो आप जो जानते हैं कि आज हमारे राज्य में जहां अनेक ऐसी परिस्थिति सुनने को मिली, ऑक्सीजन की कमी रही, हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे थे। आज तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, आज हमारे सारे जिला मुख्यालयों पर ऑक्सीजन का प्लांट तैयार हो रहा है। आज हमने इस कोरोना के संक्रमण काल में अपने बेडों की संख्या कई गुना बढ़ाई है। हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर लगभग 10 गुने से ज्यादा बढ़ाए। हम लोगों ने राज्य में अपने यहाँ आईसीयू से लगाकर, वेंटिलेटर से लगाकर, सामान्य बेड से लगाकर, ऑक्सीजन से लगाकर हर प्रकार की व्यवस्था की। ये बड़ी बात है मित्रों। इतना ही नहीं, मैं आप सबको जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, बीपीएल हैं, गरीबी की रेखा में आते हैं, उनके लिए 3 महीने तक फ्री राशन पर यूनिट 5 किलो आज वो शुरू हो गई है। क्या इसमें भी कोई राजनीतिक बात है क्या? क्या इसे भी राजनीतिक दृष्टि से हम देखेंगे क्या?
क्या ये भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा क्या? अगर प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया, सबको मिलजुल कर ऐसे लोगों को घर से निकालकर उन राशन को देने की व्यवस्था हमें करनी है। अगर कहीं कोई इस प्रकार की व्यवस्था में कहीं चूक हो रही है, उसको दूर करना है। वो व्यक्ति जिसका रोजगार कम पड़ गया है, आज जनता कर्फ्यू के कारण हो सकता है कहीं दिक्कत में हो, अगर उसको हम बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए इस प्रकार की राशन की व्यवस्था की है, तो कार्यकर्ता इस काम में अनेक लोग लग रहे हैं। अगर हम भी लगेंगे मिलकर, तो मैं समझता हूं कि उनको जो व्यवस्था है वो और जल्दी से मिलेगी। इसी प्रकार से मित्रों, राज्य सरकार ने जो हमारा पीला राशन कार्ड था, 8 किलो राशन मिलता था, उस पर 20 किलो कर दिया है। कहा कि आप 20 किलो लीजिए, और आज 20 किलो राशन मिलना प्रारंभ हो गया है। हमने राज्य के अंदर मित्रों इससे अलग एक बड़ा काम किया है, जो इस कोविड के संक्रमण काल ने, और अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप दोनों चले गए, ऐसे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने अपने जिम्मे ली है, और पढ़ाई से लगाकर प्रत्येक महीने उनको एक अच्छी स्टाइपेंड के रूप में पैसा देने का निर्णय भी सरकार ने लिया। जिस घर में कमाने वाला था और उसकी कोरोना के कारण डेथ हो गई है, हम लोगों ने पहले सरकार में रहते हुए एक निर्णय लिया था, 5% आरक्षण इस प्रकार के हम कुछ बच्चों को देंगे, उन्हें भी उसमें जोड़कर 5% आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से की। मित्रों, आज इस संक्रमण काल में चर्चा यह है कि थर्ड वेव भी आएगी, बच्चे प्रभावित होंगे, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। सरकार ने इसमें पूरी तैयारी की है, लेकिन सरकार की तैयारी के साथ साथ हमने संगठन के माध्यम से भी तैयारी की है। हमने अपने सब कार्यकर्ताओं को कहा, जब तक कोरोना नहीं हारेगा, तब तक उत्तराखंड जीतेगा नहीं, तब तक भारत नहीं जीतेगा, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। हमें उसी वक्त और संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए और जनता की सेवा में लगे रहना है। और अगर इसको कोई भाई आपको क्रिटिसाइज भी करे, कोई राजनीति करते हुए आप पर उंगली उठाए, आपको सहन करना है, आपको सहन करते हुए आगे बढ़ना है। उनको केवल एक ही निवेदन करना, हाथ जोड़कर कहना कि भाई साहब, आज ये राजनीति का समय नहीं है, कोरोना हार जाएगा, हम जीत जाएंगे, राज्य जीतेगा, जनता जीतेगी, भारत जीतेगा, तब आप राजनीति कर लेना। आप हमें 10 गाली देना चाहते हो, अब दे लो। उस समय जब कोरोना हार जाएगा, तब हम आपको बैठकर और जनता के साथ खड़े होकर उसके सुख दुख में जिस प्रकार हम भागीदारी हमेशा करते हैं, फिर करते रहे। लेकिन आज उस जनता के साथ खड़े होने का समय है। तो आज मित्रों, मेरे मन में आया कि जब मैं मंत्री के रूप में आपके बीच में अनेक बार आने का अवसर मुझे मिला था, आज अध्यक्ष के रूप में मैं इस प्रकार फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ूं, अपने मन और भाव की बातें आपसे करूं, मैंने की है। अनेक हमारे मित्र ऐसे होंगे जो मुझसे कुछ सवाल करना चाह रहे होंगे। मैं उस सवाल को जो आपका मैं कोशिश करूंगा कि जिले का नाम यदि साथ साथ आपका आएगा, तो मैं जिले के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। तो आप मुझे जिले के नाम सहित बातचीत करेंगे तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। अभी पूनम पालीवाल है अल्मोड़ा से, आपने पूछा है कोविड महामारी के दौरान हम गांव में कोरोना के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जहां राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर कोरोना की थर्ड वेव की तैयारी की है, बच्चों के लिए कोविड के अलग हॉस्पिटल में वार्ड बनाए हैं, अलग व्यवस्था की है। बच्चों पर साथ साथ वैक्सीन का काम शुरू कर दिया गया है, उसका भी अब ट्रायल शुरू हो गया है, और मुझे पूर्व में अगले 2 महीने में बच्चों की वैक्सीन भी आने की संभावना है। इसके साथ साथ हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा है, थर्ड वेव के अगर आती आप तैयार रहिए, हमें उस पर भी पूरा साथ देकर, साथ खड़े होकर और कोरोना की उस लड़ाई में जनता के साथ खड़ा रहना है। एक मित्रों, ये सवाल है चक्रोता से, हमारे नरेश राजपूत जी हैं। 18 साल के आयु को टीकाकरण के बारे में कहा है। मैंने पहले ही कहा है कि इसका शेड्यूल पूरा तैयार है। मैं परसों दिल्ली गया था, भारत सरकार के मंत्री से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि दिसंबर से पहले पहले भारत के हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें 18 से 45 साल के सब लोग शामिल हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इंतजार करिए, जैसे ही आपका स्लॉट आता है आप तत्काल जाइए। अब आने वाले समय में हो सकता है इसकी व्यवस्था भी
अलग करें। बागेश्वर से ललित मोहन है। कोरोना काल में राशन कार्ड का डिजिटलाइजेशन न होने के कारण गरीब, इसका संज्ञान खाद्य मंत्री जी ने लिया है और उन सबको भी राशन देने के लिए कहा है जिनका या तो ऑनलाइन नहीं हुआ हो या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये वहां के जिलाधिकारी को कहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा, और इस प्रकार के कुछ लोग होंगे जी जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ, उनकी व्यवस्था भी करने के लिए खाद्य मंत्री जी ने कहा है। एक मुनेश कुकरेती जी हैं, इन्होंने शायद ये नहीं लिखा कहां से हैं, देहरादून से हैं शायद। इन्होंने लिखा कोरोना का तीसरा चरण बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, तो वो तैयारियों के बारे में पूछा। मैं पहले ही बता चुका हूं उसकी तैयारी राज्य सरकार और हमारी भारत सरकार और हमारे संगठन के माध्यम से हम पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़े हैं, उसमें कोई कमी ना आए। और भगवान करे तीसरी वेव आए ही ना आए तो वो इतनी निष्प्रभावी हो कि वो समाज के बीच में बहुत ज्यादा नुकसान ना कर पाए। उधम सिंह नगर से हैं पवन, इन्होंने दवाओं के बारे में पूछा है कि सीएमओ के माध्यम से दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। बाजार में दवाई, देखिए आपको याद होगा जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आई तत्काल भारत सरकार ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, आज ओपन है मार्केट। ब्लैक फंगस के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय पहले पूरे देश में 500-700 पेशेंट होते थे, आज इस कोरोना के कारण उनकी संख्या बहुत बढ़ी है। भारत सरकार ने तत्काल प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए, प्रोडक्शन बढ़ भी गया है और अपने राज्य में भी आपको देखा होगा कि पिछले 2 दिन से बढ़ के मिलनी शुरू हो गई है और आने वाले समय में और बढ़ के मिलेगी, ऐसा विश्वास। बागेश्वर से मनोज जी, कोविड रिपोर्ट के बारे में कि देर से आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से आज जब मैं अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा था तो मुझे भी इस प्रकार का कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया कि जो हमारी कोविड रिपोर्ट है वो शायद कुछ देर से आ रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके वो जो शेड्यूल्ड समय है वो उसका कम हो जाए और जल्दी रिपोर्ट आ जाए, इसका प्रयास हम लोग करेंगे संगठन के माध्यम से। श्याम सुंदर जी देहरादून से हैं। थर्ड वेव के लिए आपने भी तैयारी की बात करी है, मैंने पहले ही बताया इसके लिए पूरी तैयारी भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने और संगठन के स्तर पर हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। मैं समझता हूं कि यदि कोई और ऐसे हमारे मित्र होंगे जिनका कोई सवाल होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका उत्तर मैं दूं, क्योंकि आज मैंने लगातार पिछले 3 दिन से अपने सारे जो हमारे संगठन की दृष्टि से 14 जनपद है, 13 प्रशासनिक हैं, तो हमने एक जिले को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सब कार्यकर्ताओं से, दूर दराज के कार्यकर्ताओं से बैठकर मैंने वार्ता चर्चा की है और उसमें वार्ता चर्चा में भी बहुत विषय आए हैं जो मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए और तत्काल उन्हें जहां समाधान की तरफ बढ़ा है मैं उनको तैयार रहने को भी कहा है। अमित डोभाल जी हैं, उन्होंने कहा दिव्यांग जनों को कोविड वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था, ये व्यवस्था हम दिव्यांग जनों के लिए हमने जो अभी की है 45 से ऊपर, ये हमने सीएमओ को शायद सरकार ने भी कहा होगा, लेकिन मैंने एक जनपद में आज जब रिपोर्ट लेते हुए बातचीत की थी तो वहां वो गाड़ी लेकर खुद जाकर डॉक्टर और घर में ही वैक्सीन दे रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपके जनपद में भी होगी। आप सीएमओ से बात करिए, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मेरा फोन नंबर है, हम बातचीत करिए, व्यवस्था हम लोग करेंगे। एक यह पिथौरागढ़ से है कि भाजपा कार्यकर्ता गांव में जनजागरण हेतु क्या क्या गतिविधि संगठन के माध्यम से चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैंने पहले भी विस्तृत रूप से दिया, अभी बता देता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने 15 अपने कंट्रोल रूम बनाते हुए और हमने ब्लड की व्यवस्था के लिए अपने युवा मोर्चे को लगाया है, जो 1000 यूनिट से ज्यादा दे चुके हैं और अभी 2000 यूनिट का लक्ष्य रखकर वो काम कर रहा है। महिलाओं को हमने कम्युनिटी किचन और खुद मास्क सिलकर बांटने को कहा है। हमारी विधायक ऋतु खंडूरी वो अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हमारा महिला मोर्चा अच्छा काम कर रहा है। इसी प्रकार से अन्य सब मोर्चों को हमने इस रूप में लगाया है। साथ साथ गांव में हमारे सारे मोर्चे लगे हैं
और हमारे कंट्रोल रूम से संपर्क करते हुए और आपको ये बताते हुए भी सूचना मैं दे रहा हूं कि 30 तारीख को जब हमारे पूरा 7 साल सरकार के होंगे, हम कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं करेंगे। हम केवल सेवा ही कार्यक्रम है इस रूप का भाव लेकर, और गांव में हमारा विधायक 2 गांव में जाएगा, सांसद 2 गांव में जाएगा, राज्यसभा सांसद 2 गांव में जाएगा, कार्यकर्ता 1-1 गांव में जाएगा। उस दिन हम एक अभियान के तहत हर गांव में कोई ना कोई सेवा का काम करेंगे। पंकज रुद्रप्रयाग से हैं, इन्होंने कहा कि ज्यादा टीकाकरण के लिए केंद्र बनाने की आवश्यकता है। ये भी विषय आज जो 3 दिन से बैठक कर रहे हैं ये भी आए हैं। तत्काल इसकी व्यवस्था भी हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कराएंगे। रणबीर नेगी हैं चमोली पोखरी से, जिन पर राशन कार्ड नहीं है और डीलर राशन नहीं दे रहे हैं, कैसे संपर्क? ऐसे मैंने कहा कि मैंने खुद ही जो हमारे मंत्री जी उनसे बातचीत की है, और मैं समझता हूं कि जैसा मैंने कहा जल्दी उनको राशन देने का जो ऑर्डर है, आपको याद होगा पहली वेव में इस प्रकार की व्यवस्था थी तो तत्काल उनको राशन मिले, ऐसे जिलाधिकारी को कहा गया था। मैं प्रयास करूंगा कि इस बार भी उस व्यवस्था को हम बनाए रखें। चलिए, आप सब आज जुड़ा हूं, फिर कभी जल्दी ऐसा अवसर निकालकर आपके बीच आऊंगा, बातचीत करूंगा, और आपका कोई भी इस प्रकार का कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो काम चल रहे हैं आप जानकारी यदि लेंगे तो मैं दूंगा। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार।